रंजना की शादी को 10 साल हो गए मगर संतान न हुई। एक बार कचरे के ढेर से उसे एक बच्चा मिला जिसे वो घर ले आई तो पति लड़ने लगा कि किसी का पाप उठाकर क्यों लाई हो, इसे बाहर फेंको। मगर रंजना ने बच्चा पालना शुरू कर दिया। पति उस बच्चे को नाजायज़ की गालियां देता। मगर कुछ सालों बाद पति को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा बच्चे का बोन मैरो मैच कर गया तो पति की जान बच जाएगी। जब बच्चे के टेस्ट हुए तो होश उड़ गए क्योंकि वो बच्चा। रंजना, कोई व्यवस्था हुई कि नहीं? क्या मेरी जान बचने की कोई उम्मीद है या मैं उम्मीद छोड़ दूँ अब? सुरेंद्र ने बुझे स्वर में रंजना से कहा तो रंजना ने सर झुका लिया। अब उसे क्या बताती कि उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर ने कौन सा हल बताया है। सुरेंद्र उसका पति था, वह उसे दिलो जान से प्यार करती थी। सुरेंद्र की बहुत सारी बुरी आदतों के बाद भी वो नहीं चाहती थी कि सुरेंद्र को कुछ हो, मगर वो बेबस हो गई थी। सुरेंद्र को ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने कहा था कि सुरेंद्र के बच्चे का बोन मैरो लाना होगा। अगर वो सुरेंद्र के साथ मैच कर गया तो वो बच सकता है, वरना नहीं। अब वो सुरेंद्र के बच्चे का बोन मैरो कहाँ से लाती जब उसका कोई बच्चा ही नहीं था। कितने ही साल दोनों ने संतान के इंतज़ार में गुजारे थे। मम्मी, पापा को क्या हुआ है? 10 साल के प्रतीक ने रंजना से सवाल किया तो रंजना फिर सर झुका गई। वो इस बच्चे को क्या बताती कि उसके पापा को क्या हुआ है। बोन मैरो और दूसरी बातें उसे कहाँ समझ आने वाली थीं, मगर वो पूछ रहा था। प्रतीक 10 साल का हो चुका था और बहुत होशियार था। उसे सारी बातें अच्छी तरह समझ आ जाती थीं, यहाँ तक कि वो अपने बारे में भी सारी सच्चाई जानता था। बेटा, पापा को कुछ नहीं हुआ, बस बुखार हुआ है जिसके लिए बहुत महंगी दवाइयाँ चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दवाइयाँ खरीद सकूं। तभी प्रतीक हंसने लगा और कहने लगा, मेरी माँ इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान है। मुझे बताया होता, मैं अभी आपको पैसे ला कर देता हूँ। उसकी बात पर रंजना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम कहाँ से दवाइयाँ ला दोगे? तुम्हारे पास कहाँ से पैसे आएंगे? प्रतीक कहने लगा, मम्मी, आप मुझे जो चॉकलेट लाने के लिए पैसे देती थी वो आज तक मैंने खर्च नहीं किए, बल्कि सब जमा करके रखे हैं। और उसके अलावा मैं स्कूल में ब्रेक के समय कैंटीन वाले अंकल की मदद करता हूँ तो वो भी मुझे रोज़ाना पैसे देते हैं। मेरे पास इस समय 1,000 रुपये हैं। रंजना का मुंह खुला का खुला रह गया। 1,000 रुपये उसका बेटा जमा कर चुका था। एकदम प्रतीक को गले लगाया और उसका मुंह चूम लिया। कहने लगी, अपने पैसे तुम अपने पास ही रखो। परेशानी दवाओं की नहीं है, बल्कि ये है कि तुम्हारे पापा को कैंसर है जिसके लिए उन्हें बोन मैरो की आवश्यकता है। अगर उनके बच्चे का बोन मैरो ले लिया जाए और वो मैच कर जाए तो वो बच सकते हैं, वरना नहीं। प्रतीक सोच में पड़ गया और कहने लगा, मम्मी, आप ऐसा करें, मेरा बोन मैरो पापा से मैच करवाएं। नहीं बेटा, तुम्हारा बोन मैरो पापा से मैच नहीं हो सकता। तुम जाकर अपना होमवर्क करो। रंजना ने उसे टाल दिया था। प्रतीक सर हिलाते हुए वहाँ से चला गया था। रंजना के अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। सुरेंद्र दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। उसके चेहरे पर पीलापन बढ़ता जा रहा था और आंखों के नीचे पड़े गड्ढे जैसे उसकी बीमारी का प्रचार कर रहे थे। वो देखने में तो खुश दिखाई देने की कोशिश करता, मगर रंजना जानती थी कि उसके दिल में कितना डर है। रंजना सारा दिन अस्पताल के चक्कर लगाती, डॉक्टर से बात करती, दवाइयाँ खरीदती, और फिर भी उसके दिल को चैन नहीं आता। उसके दिल में एक ही बात चल रही थी कि काश कोई हल निकल आए, कोई रास्ता बन जाए तो शायद सुरेंद्र बच जाए। उस रात जब वो दवा मेज़ पर रख रही थी तो प्रतीक कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी जो इस उम्र के बच्चों में कम ही होती है। वो खामोशी से आकर रंजना के पास बैठ गया। मम्मी, पापा को कैंसर है तो उसका इलाज भी है। पापा हम सब को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आप चिंता ना करें, प्रतीक ने मासूम शब्दों में कहा था। रंजना के हाथ रुक गए। वो पल भर के लिए पत्थर की तरह जम गई। तुम्हें किसने बताई है ये बात? प्रतीक ने सर झुका लिया। मैंने खुद सुना है, पापा अक्सर कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। रंजना ने उसके बालों पर हाथ फेरा। बेटा, तुम अभी बच्चे हो, ऐसी बातें मत सोचो। मगर प्रतीक जिद करने लगा था। मम्मी, अगर मेरा बोन मेरो पापा से मैच हो जाए तो वो बच जाएंगे। मुझे पता है, आप मेरे टेस्ट करवाएं। मैं सुई से डरता नहीं हूँ। रंजना के दिल में जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब वो 10 साल पहले एक वीरान गली से गुजर रही थी। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और कचरे के ढेर से कमज़ोर सी रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो लपक कर गई थी। एक कपड़े में लिपटा नन्हा सा बच्चा पड़ा रो रहा था। उसका दिल कांप गया था। वो उसे घर ले आई। सुरेंद्र ने शोर मचाना शुरू कर दिया था।
तूफान उठा दिया था कि किसका का पाप उठा लाई हो, इसे वापस फेंक कर आओ। मगर रंजना के दिल ने अनुमति नहीं दी थी। उसने कहा था ये पाप नहीं, मेरा बच्चा है। और उसी दिन से प्रतीक उसके दिल का हिस्सा बन गया था। सालों बीत गए थे, वो दोनों पति पत्नी संतान के सुख को तरस रहे थे। अब अगर भगवान ने उसकी झोली में उस बच्चे को डाल दिया था तो वो उससे इनकार नहीं कर सकती थी। ज़रूरी नहीं है कि ममता की प्यास को खुद बच्चा पैदा करके ही बुझाई जाए। ममता तो किसी और के बच्चे पर भी न्यौछावर की जा सकती है। और फिर प्रतीक का तो चेहरा भी इतना सुंदर था कि उसे देखकर ही प्यार आ जाता था। रंजना ने उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने का फैसला कर लिया और सुरेंद्र के सामने अड़ गई थी। सुरेंद्र ने जितना भी गुस्सा किया, जितनी भी नाराज़गी दिखाई, मगर रंजना ने उसकी एक ना सुनी। यहाँ तक कि कई बार इस बच्चे की वजह से वो रंजना पर हाथ भी उठा चुका था, मगर रंजना को उसकी भी परवाह नहीं थी। वो चाहती थी कि बस ये बच्चा उसके पास रहे। अजीब ही ममता थी जो उसके दिल में जाग उठी थी। इस मासूम से बच्चे को उसने अपने आंचल में छुपा लिया था और बहुत प्यार दिया था। वो बच्चा उसकी सारी दुनिया बन गया था। मगर सुरेंद्र अक्सर ही इस बच्चे को घृणा की नज़रों से देखता था और कभी कभी पाप की पोटली भी कहा करता था। रंजना का दिल बहुत बहुत दुखता था, मगर वो सुरेंद्र की सोच को नहीं बदल सकती थी। अब वही बच्चा उसके सामने बैठा अपना बोन मैरो देने को तैयार था। रंजना ने गहरी सांस ली। प्रतीक बेटा, ये सब इतना आसान नहीं होता। बोन मैरो का टेस्ट करवाना, इंजेक्शन लगवाना, इन सब में बहुत दर्द होता है। प्रतीक मुस्कुराया। मम्मी, अगर इससे पापा बच सकते हैं तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा। आप बस डॉक्टर से बात करें। रंजना ने बेबसी से उसकी ओर देखा। उसके दिल के किसी कोने में एक डर छुपा हुआ था। अगर टेस्ट हो गया तो सच सामने आ जाएगा, लेकिन अगर ना करवाया तो सुरेंद्र मर जाएगा। एक माँ और पत्नी के दिल का फैसला सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगले दिन वो सुरेंद्र के साथ अस्पताल गई। सुरेंद्र की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा समय बहुत कम है, अगर बोन मैरो का डोनर ना मिला तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। रंजना ने कहा डॉक्टर साहब, इस बच्चे का बोन मैरो लेकर देखें। तो डॉक्टर तुरंत तैयार हो गया। ये आपका बच्चा है? हाँ, ये मेरा ही बेटा है। टेस्ट के लिए खून लिया गया। प्रतीक थोड़ा डरा हुआ था, मगर माँ का चेहरा देखकर मुस्कुरा देता था। सारा दिन अस्पताल में इधर से उधर करके बीत गया। रंजना की दिल की धड़कन तेज थी। एक एक पल सदियों जितना लग रहा था। दिल कर रहा था कि बस जल्दी से रिपोर्ट आ जाए और पता चल जाए कि बोन मैरो मैच हुआ है या नहीं। हालांकि उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी, मगर कहीं ना कहीं दिल में ये भी कह रहा था कि काश ये रिपोर्ट मैच कर जाए। शाम को जब डॉक्टर कमरे में आया तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बधाई हो, आपके पति की ज़िंदगी बच सकती है। बच्चे का बोन मैरो लगभग 99% मैच कर गया है। देख लीजिए, कभी कभी बच्चे भी अपने माता पिता की ज़िंदगी बचाने का माध्यम बन जाते हैं। सिर्फ माता पिता ही बच्चों को ज़िंदगी नहीं देते, बल्कि कभी बच्चे भी अपने माता पिता को ज़िंदगी दे देते हैं। ये सारा प्रोसीजर बहुत अधिक पीड़ादायक होगा। आपका बच्चा भी अभी छोटा है, लेकिन देखने में वो काफ़ी हिम्मत वाला लगता है। सब हो जाएगा और पेशेंट की जान भगवान ने चाहा तो ज़रूर बच जाएगी। रंजना के हाथ से फाइल गिर गई। उसने हैरत से डॉक्टर की ओर देखा। 99%? ये कैसे संभव था? प्रतीक सुरेंद्र की संतान तो नहीं था। वो तो उसके दिमाग में सवालों का तूफान मच गया, मगर उसने धीरे से कहा भगवान की कृपा है। डॉक्टर के जाने के बाद वो सुरेंद्र के कमरे में गई। सुरेंद्र बिस्तर पर लेटा हुआ था, कमज़ोर, मगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। क्या कहा डॉक्टर ने? रंजना ने धीरे से कहा प्रतीक का बोन मैरो तुमसे मैच कर गया है, तुम बच जाओगे। सुरेंद्र ने आंखें बंद कर लीं, जैसे बरसों बाद सुकून मिला हो। मैं जानता था अभी मेरी ज़िंदगी बाकी है, क्योंकि मुझे बहुत सारी गलतियां सुधारनी हैं। रंजना खामोश खड़ी रही। उसके दिल में जैसे कोई तूफान चलने लगा हो। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द कहीं गुम हो गए थे। बाहर प्रतीक खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई अवार्ड जीत लिया हो। रात को जब सब सो गए तो रंजना देर तक जागती रही। छत को देखते हुए उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था कि ये कैसे संभव है। क्या भगवान ने कोई चमत्कार कर दिया, या फिर कुछ रहस्य ऐसे हैं जो सिर्फ भगवान ही जानता है। उसने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। उसके होठों से अनायास ये निकला, शायद रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, और दिल की सच्चाई कभी झूठ नहीं बोलती। अगली सुबह अस्पताल में सुरेंद्र का इलाज शुरू हो गया। प्रतीक रोज़ माँ के साथ वहाँ आता, पिता का हाथ पकड़कर मुस्कुराता। सुरेंद्र के चेहरे पर अब जिंदगी की हल्की सी लहर नजर आने लगी थी।
रंजना हर रोज़ भगवान का धन्यवाद करती। सुरेंद्र का इलाज होने लगा था और वो दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता जा रहा था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। उसके शरीर में अभी कमज़ोरी बहुत थी। डॉक्टर ने कहा कि ये कमज़ोरी धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी, मगर रंजना भगवान का धन्यवाद करती ना थकती थी, जिसने उसके पति को इतनी बड़ी बीमारी से निकाला था। प्रतीक जो हमेशा सुरेंद्र से दूर दूर रहता था, क्योंकि सुरेंद्र हमेशा उसे डांट कर रख देता था, अब बिना डर या झिझक के सुरेंद्र के पास चला जाता था, क्योंकि सुरेंद्र उसे बहुत प्यार करता था। अक्सर उसे गले लगाकर उसका माथा चूमता था और भगवान का भी धन्यवाद करता था जिसने उसकी अरदास सुन ली थी। वो रंजना से भी माफ़ी मांगता था, जिसे उसने इस बच्चे के कारण बहुत परेशान किया था, मारा पीटा भी था। मगर रंजना इस बच्चे को वापस छोड़कर नहीं आई थी। अगर वो इस बच्चे को वापस छोड़ आती तो आज उसके जीवन का दिया बुझ चुका होता। सुरेंद्र पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था, मगर रंजना के दिमाग में ये सवाल अब तक घूम रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ अपने बच्चे का बोन मैरो मैच करता है जो अपना खून हो। फिर प्रतीक का बोन मैरो सुरेंद्र के साथ कैसे मैच कर गया? ये ऐसा सवाल था जो हर समय उसे बेचैन रखता था। तो क्या सुरेंद्र ने कहीं दूसरी शादी कर रखी थी, या फिर बिना शादी के किसी औरत को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था? रंजना जानती थी कि सुरेंद्र में बहुत सारी बुरी आदतें थीं। उसे जुए की लत भी थी, शराब भी पिया करता था, आवारा दोस्तों के साथ बैठता था और कभी कभी तो चोरी चकारी भी कर लिया करता था। रंजना ने उसके इतने सारे दोष देखते हुए भी उसे नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो रंजना की इज्जत करता था। रंजना खुद अनाथ थी, चाचा के घर में रहकर पली बढ़ी थी। चाचा ने बिना छानबीन किए उसे एक बोझ की तरह सर से उतार दिया था। वो वापस नहीं जा सकती थी। सुरेंद्र के घर में गरीबी ज़रूर थी, मगर इज्जत थी, सुरक्षा थी, और ये उसके लिए बड़ी सी चीज़ थी। वो दोनों सालों तक संतान के लिए तरसते रहे थे, मगर उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं आया था। और फिर उसे प्रतीक मिला, जिसे देखते ही उसकी ममता जाग उठी थी और तुरंत उसे उठाकर सीने से लगा लिया था और अपने साथ अपने घर ले आई थी। सुरेंद्र ने उस बच्चे को कभी स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो उसे नाजायज़ कहा करता था। मगर अब जब वो बच्चा अपना बोन मैरो डोनेट करके सुरेंद्र की ज़िंदगी बचा चुका था, तो सुरेंद्र उससे बहुत प्यार करने लगा था। मगर वो सवाल फिर भी अपनी जगह था कि जब प्रतीक सुरेंद्र का खून नहीं था, तो उसका बोन मैरो सुरेंद्र के साथ कैसे मैच कर गया? अंत में उसने सुरेंद्र से यही ये बात पूछ ली। सुरेंद्र ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे ये सब नहीं मालूम था। उसे लगा था कि ये सब ब्लड ग्रुप की तरह ही होता है। मगर जब रंजना ने उससे इस बारे में खुलकर बात की, तो वो खुद भी हैरान रह गया। उसने रंजना के सामने कसम खाई, कहने लगा कि मैंने आज तक तुम्हारे अलावा कभी किसी औरत की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। मैं मानता हूँ कि मुझ में बहुत सारी बुराइयाँ थीं। मैं किसी तरह भी तुम्हारी जैसी सुशील और संस्कारी औरत के लायक नहीं था, मगर इसके बाद भी मैंने कभी किसी दूसरी औरत को हाथ नहीं लगाया। मुझे अपने और तुम्हारे बीच के रिश्ते का एहसास है। मैंने जीवन में बहुत सारे बुरे काम किए हैं, मगर कभी ये पाप नहीं किया, और ना ही मैंने दूसरी शादी की थी। सुरेंद्र ने कस्में खाई तो रंजना को विश्वास आ गया, मगर वो उलझन अभी तक उसके दिमाग में बाकी थी। उन्होंने प्रतीक का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया। प्रतीक समझदार बच्चा था, रंजना समझ चुकी थी, इसलिए उसने प्रतीक को भी हर एक बात बता दी। कुछ कुछ तो प्रतीक को भी अंदाज़ा था कि वो उनका खून नहीं है, मगर आज रंजना ने भी उसके शक पर मोहर लगा दी थी। तो एक पल के लिए टूट कर बिखर गया, मगर फिर रंजना के गले लग गया और कहने लगा, मुझे हमेशा लगता था कि मैं आप लोगों का बेटा नहीं हूँ, मगर आप जितना प्यार मुझसे करते हैं, मुझे अपने विचार पर ही शक होने लगता और मैं खुद को ही समझा लेता था। मगर आज जब आपने मुझे सच्चाई बताई है, तो मेरे दिल में आपका आदर और सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है माँ। मैं आपसे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। शुक्रिया माँ, मुझे नया जीवन देने के लिए। रंजना उसे सब सच बताने से पहले डर रही थी। वो सोच रही थी कि ना जाने प्रतीक कैसे रिएक्ट करेगा, मगर प्रतीक ने समझदारी दिखाई थी और किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ी नहीं की थी। रंजना हर हाल में जानना चाहती थी कि आखिर प्रतीक का बोन मैरो सुरेंद्र से कैसे मैच कर गया था। उसने डॉक्टर से बात करके प्रतीक और सुरेंद्र का डीएनए टेस्ट करवाया। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई तो रंजना बिल्कुल हैरान रह गई। रिपोर्ट में लिखा था कि दोनों का डीएनए मैच नहीं करता, मगर प्रतीक के ब्लड में वो सारी चीज़ें थीं जो सुरेंद्र के ब्लड में थीं। रंजना हैरान रह गई, ये कैसे संभव है? सुरेंद्र ने भी रिपोर्ट देखी तो वो भी चुप हो गया। दिल में एक पल के लिए शक पैदा हुआ। रंजना ने सुरेंद्र को देखा
तो वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शायद कोई गलती हो गई हो। मैं कल अपने भाई प्रताप से बात करता हूँ। अगले दिन सुरेंद्र ने अपने भाई प्रताप को घर बुलाया और सारी रिपोर्ट दिखाई। उसका भाई रिपोर्ट देखकर चौंक गया। सुरेंद्र ने कहा, तुम मेरे भाई हो, हम दोनों का खून एक है। अगर प्रतीक का बोन मैरो मेरे साथ मैच कर गया तो ज़रूर वो हमारे परिवार में से है। प्रताप ने नज़रें झुका ली। सुरेंद्र ने पूछा, प्रताप तुम कुछ छुपा रहे हो, सच बताओ। प्रताप ने पहले तो इनकार किया, मगर फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रंजना के बार बार पूछने पर उसने कहा, हाँ ये सच है, मेरे 10-11 साल पहले एक लड़की से संबंध थे और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, मगर मैंने उससे शादी नहीं की। मैंने उसे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा वो लड़की मेरे परिवार के लायक नहीं थी। जो लड़की शादी से पहले किसी के साथ संबंध बना ले वो शादी करने के लायक नहीं कहाँ होती है, वो किसी की इज्जत बनने के लायक नहीं होती। प्रताप ने सीना फुलाकर कहा था। मगर ये सुनते ही सुरेंद्र आग बबूला हो गया। उसने आगे बढ़कर अपने भाई को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुस्से में बोला, तुमने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए किसी की इज्जत लूट ली। एक माँ ने तुम्हारे ही ये छोड़े हुए बच्चे को अपनी गोद में पाला और तुम्हें शर्म नहीं आई। तुम्हारे पापों की सज़ा एक मासूम ने भुगती। तुमने जो किया वो पाप से भी बढ़कर अत्याचार है। अगर तुम्हें उस लड़की से शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें उसे इस स्टेज पर भी नहीं लेकर जाना चाहिए था जहां वो प्रेग्नेंट हो गई। अगर वो किसी इज्जतदार परिवार की बहू बनने के लायक नहीं थी तो तुम कौन सा लायक हो। पाप लड़की करे या लड़का, दोनों बराबर के भागीदार होते हैं और दोनों का पाप भी बराबर है। प्रताप खामोश खड़ा सर झुकाए रोता रहा। सुरेंद्र के एक थप्पड़ ने उसे उसकी गलती का एहसास करवा दिया था, मगर अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। वो चाह कर भी प्रतीक की माँ को नहीं ढूंढ सकता था। सुरेंद्र गुस्से से वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वो प्रतीक के पास गया और उसे सारी सच्चाई बता दी। प्रतीक खामोश हो गया, उसकी आंखों में आंसू थे। वो उठकर सुरेंद्र के पास आया और बोला, पापा आपने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपका अपना नहीं हूँ। आपने हमेशा मेरा साथ दिया। आप भले ही मुझे दुत्कार देते थे, मगर मैं जानता हूँ मुझे पालने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे लिए ही आप इतनी मेहनत करते रहे। आप मेरे असली पिता से 1000 गुना अच्छे इंसान हैं। एक ही परिवार के दो भाई हैं, मगर कितने अलग अलग हैं। एक ने प्यार के नाम पर किसी की इज्जत लूटी और दूसरे ने उसके नाजायज़ बच्चे को अपनी जान से बढ़कर चाहा। सुरेंद्र ने प्रतीक को गले लगा लिया। रंजना भी रोती हुई उन दोनों के पास आ गई। उस दिन के बाद उनके दिलों की सारी शिकायतें दूर हो गईं। प्रताप ने सबके सामने अपनी गलती मान ली। परिवार के सब लोग इकट्ठे हो गए थे और बरसों बाद उनके घर में खुशी वापस आ गई। प्रतीक अब सुरेंद्र के लिए सिर्फ बेटा नहीं बल्कि ज़िंदगी का सबसे कीमती उपहार बन चुका था। वो परिवार वाले जो प्रतीक को नाजायज़ कहकर घृणा से देखा करते थे, अब सभी उसके सामने नज़रें झुकाए खड़े थे, क्योंकि गलती उनके परिवार के सदस्य से ही हुई थी। जिस परिवार के नाम पर उन्हें गर्व होता था, उसी परिवार के लड़के ने उनके इस झूठे घमंड को मिट्टी में मिलाया था। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये देख लें कि बाकी की 3 उंगलियां आपकी अपनी ओर ही उठती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।